हे दोस्तों, हफीद एक दिन अपने महल में जो सोने चांदी की चीजों से भरा था वहां अपने अकाउंटेंट मरासमस को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि अभी हमारी पूरी दौलत सब मिला के कितनी होगी। साया, मैंने हाल ही में जोड़ा तो नहीं है, पर वो करीब 7 मिलियन गोल्ड टैलेंट्स के आसपास होगी। टैलेंट्स यूजुअली एक नॉर्मल इंसान तक के वजन को बोलते हैं, मतलब समझो 50 किलो सोना एक गोल्ड टैलेंट होगा। तो इस पे हाफिज बोलते हैं, और हमारे गोडाउन्स और एम्पोरियम्स में कितने के सामान रखे होंगे, सारी अलग अलग चीजें जो हम बेचते हैं वो सब अगर हम गोल्ड में कन्वर्ट करा ले तो वो कितने के होंगे सब। साया, हमारी सारी इन्वेंट्री अभी पूरी तरह से भरी नहीं गई है, बट फिर भी अगर हम बेचे तो वो करीब 3 मिलियन गोल्ड टैलेंट्स के आसपास होगा। अच्छा, अब गौर से सुनो, मैं चाहता हूं तुम अब और कुछ मत खरीदो और सारा सामान फौरन बेच के उन्हें गोल्ड में कन्वर्ट करा लो। ये सुन के मेरास्मस को बहुत शौक लगा, पर साया, ये तो हमारा सबसे अच्छा साल साबित हो रहा है बिजनेस का, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो अब क्यों रुकना। मेरे प्यारे साथी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बस अभी के लिए तुम सब कुछ बेच दो और मेरे लिए बस उतना रखो जिसे मैं अपनी बची हुई जिंदगी पीसफुली चला सकूं, जबकि बाकी सब इस शहर के गरीबों में और मेरे वफादार मैनेजर्स में बांट दो। तुम अपने लिए भी 50,000 गोल्ड टैलेंट्स रख लो। तुम मेरे अब तक के सबसे कीमती एसेट साबित हुए हो। पर साया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम बस मुझ पर भरोसा रखो जैसे हमेशा किया है, और ये काम खत्म करने के बाद मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ खास बात बतानी है। सॉरी, बट स्टोरी से हटके अब मैं आपको इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिलियनर्स कौन सी चीज ने बनाए हैं? और यहाँ मैं बिलियनर्स की बात कर रहा हूँ, मिलियनर्स नहीं। क्या वो चीज टेक्नोलॉजी है? क्या वो स्पोर्ट्स है? रियल एस्टेट है? वेल, एक्चुअल में इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है। कुछ रिसर्चर्स ने जब फाइंड आउट किया कई सारे सेल्फ मेड बिलियनर्स को स्टडी करके, तो उन्हें पता चला कि अराउंड 60 से 70% सेल्फ मेड बिलियनर्स को जिस चीज ने बिलियनर बनाया है वो है सेल्स, मतलब सेल कर पाना, चीजें बेच पाने की स्किल ने। रे क्रॉक, बिल गेट्स, मार्क क्यूबिन, अंबानी, टाटा, ये सब ग्रेट सेलर्स थे जिन्हें पता है कि कैसे चीजें बेचनी चाहिए, इसलिए वो इतने अमीर बन पाए। और बात बस पैसे कमाने की ही नहीं है, बल्कि हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो जरूर बेचना ही पड़ता है, लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए। कभी अपना प्रोडक्ट तो कभी अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, जॉब के लिए कभी अपनी स्किल्स। ऐसे ही हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर बेचता है लाइफ जीने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से सेल कर पाने की स्किल वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप में अच्छे से होनी ही चाहिए। हेंस आज मैं आपको सेलिंग के ऊपर मेरी पढ़ी गई सबसे बेस्ट बुक, जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड बाय Og Mandino, इस बुक की बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बुक को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले पार्ट में एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। सो चलो अगेन आते हैं उसी स्टोरी पे। अब मेरास्मस बड़े दुख के साथ हफीद की बोले हुए सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और फिर वापस उनके पास आ जाते हैं। मेरे अजीज दोस्त, क्या तुमने मेरी बोली सारी चीजें कर दी? हाँ साया, मैंने कर दिए। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो मैंने बस अपनी बीवी लीजा को बताई थी। अब हफीद मेरास्मस को लेके एक बड़े से चेम्बर में जाते हैं, वो चेम्बर जो हमेशा सिपाहियों से गार्डेड रहता था, जहाँ बोला जाता था कि हफीद ने अपनी सबसे कीमती चीज छुपा के रखी थी। लोग बोलते थे कि वहाँ ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे हैं, क्या ऐसे ही कोई बहुत कीमती चीज। मेरास्मस को भी ऐसे ही कुछ लगता था, लेकिन जब वो वहाँ उस रूम में पहुंचे तब उन्हें वहाँ बस एक बॉक्स रखा हुआ दिखा रूम के बीच में। मेरास्मस को लगा कि पक्का उस बॉक्स में कुछ बहुत अनमोल हीरा होगा, बट जब हमीद ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें बस उन्हें कुछ पुराने स्क्रोल्स पड़े हुए दिखे, जिसमें से पहला स्क्रोल निकाल के हफीद ने उसे अपने सीने से लगा के बोला, ये है मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी सारी सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, पीस ऑफ माइंड, वेल्थ, सब इनकी वजह से ही है। इन स्क्रोल्स में लिखे हुए सारे प्रिंसिपल्स, लॉज अगर कोई इंसान सीख ले तो वो जितना चाहे उतनी वेल्थ क्रिएट करने का पावर रख सकता है, और यही सदियों से होता भी आ रहा है। मुझे आज सब दुनिया का सबसे ग्रेट सेल्समैन बोलते हैं, तो इसके पीछे भी ये स्क्रोल्स ही रीजन है। साया, आप हमेशा से इतने दयालु रहे हैं, तो फिर आपने ये बातें दूसरों को बताई क्यों नहीं, उनके साथ शेयर क्यों नहीं करी? उन्हें भी कुछ फायदा हो जाता इन बातों से। मैंने नहीं किया ऐसा क्योंकि मुझे वादा कराया गया था जब मुझे ये स्क्रोल्स पास करे गए थे कि मैं इन बातों को सबके साथ ऐसे ही नहीं बांट सकता। मुझे कहा गया था कि वक्त आने पर मुझे खुद पता चल जाएगा कि किस एक इंसान को मुझे ये बॉक्स देना होगा, बट मुझे अभी तक वो इंसान मिला नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ रहो जब तक मुझे वो इंसान ना मिल जाए। जैसा आप कहें साया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इसके बाद मेरास्मस वहां से चले जाते हैं और फिर हफीद याद करने लगते हैं कि कैसे उन्हें ये स्क्रोल्स मिले थे। हफीद पहले बहुत गरीब थे, जिन्हें काफी बड़े रईस बिजनेसमैन ने उनके माता पिता के मरने के बाद अपने पास रख लिया था, जहां वो उनके लिए जानवर संभालते थे, स्पेशली कैमल्स को, पैसों के लिए।
अब एक दिन हमीद उस रईस मालिक पैत्रोस के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे ये जिंदगी जरा भी पसंद नहीं है, मुझे आपकी तरह अमीर बनना है, आपकी तरह दुनिया का ग्रेटेस्ट सेल्समैन बनना है। आप प्लीज मुझे बताओ कि कैसे मैं आपकी तरह बन सकता हूँ। जिसके बाद जब पैत्रोस पता करने लगते हैं कि अचानक हफीद में इतना जोश कहाँ से आ गया अमीर बनने का, तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में हफीद को एक लड़की पसंद आ गई है जो एक अमीर घर से है। लेकिन अब एक ऊंट वाले से कोई अमीर घर वाला उसकी बेटी की शादी क्यों करवाएगा, इसीलिए ही वो अमीर बनना चाहते थे। तो इस पे पैत्रोस हंसते हुए बोलते हैं, देखो मुझे तुम्हारा एम्बिशन डिजायर पसंद आया, पर क्या तुम में सच में वो डिजायर है या बस तुम हवे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। इसलिए पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, अगर तुम उसमें पास होते हो तो ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वरना नहीं। अब टेस्ट ये है कि मैं तुम्हें हमारी सबसे हाई क्वालिटी की एक शॉल दूंगा, जो वैसे तो हमने हजारों बेची है और सब उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक छोटा सा गांव है बैथलेहम नाम का, वहां उसे कोई भी सेल्समैन आज तक नहीं बेच पाया है, कोई वहां जाके ट्राई भी नहीं करता। बट मैं चाहता हूँ तुम वहां जाओ और वो शॉल बेच के आओ, दाम जितना तुम चाहो उतने में बेच सकते हो, मार्केट से पता लगा के। बट कुछ भी करने से पहले तुम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात को याद रखो और इसे दोहराओ, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। अब ये लाइन रिपीट करते हुए वो इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें अपने ऊपर इतना तो भरोसा होता है कि वो एक शॉल तो कैसे भी बेच ही लेंगे। लेकिन बैथलेहम पहुंचने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो जाते हैं, बट स्टिल वो उस शॉल को बेच नहीं पाते। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि खरीदना तो दूर की बात है, मैक्सिमम लोग उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं रहते। कई लोग उनके मुंह पे अपना दरवाजा बंद कर देते थे, उन्हें बुरा भला बोल देते, और ऐसे ही उन्हें बहुत सी बेइज्जती झेलनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो सोचने लगे कि यहाँ शॉल बेचना इम्पॉसिबल है। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, जिनके पास हार्डली खाने पीने के पैसे हैं, वो इतनी महंगी हाई क्वालिटी की शॉल कैसे खरीदेंगे। सब सही ही करते हैं यहाँ नहीं आके। ऐसे ही कई क्वेश्चंस और रीजंस की वजह से वो क्विट करने का सोचने लगे। बट फिर उन्हें अपने प्यार लीजा की याद आई, वो रीजन याद आया जिसके लिए वो इतना दूर आए थे, जिसने फिर वापस उन्हें जोश दिलाया और वापस से ट्राई करने का आसरा दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि कल तो वो पक्का कैसे भी शॉल को बेच के ही रहेंगे। क्योंकि अब रात हो गई थी तो वो एक केव की तरफ जाने लगे रात गुजारने के लिए। बट जैसे ही वो केव के पास पहुंचे तो उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो हैरान हो गए। वहाँ एक्चुअल में एक माँ बाप खड़े थे जिन्हें जस्ट एक बच्चा पैदा हुआ था। वो काफी गरीब दिख रहे थे, जिनके कपड़े भी फटे फटे थे, और जो अपने बच्चे को सीने से लगा के उसे गर्म कर रहे थे, क्योंकि बहुत ठंडी थी वहाँ। अब ये देखकर बिना कुछ सोचे समझे हफीद ने अपने उसी अनमोल शॉल को निकाला और उस छोटे से प्यारे परिवार को दे दिया। ऐसा होने के बाद उन माँ बाप ने रोते हुए उन्हें शुक्रिया किया और फिर हफीद वहां से चले गए। ये चीज करके उन्हें अच्छा तो लग रहा था, बट अब उन्हें बहुत टेंशन आने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरे अमीर होने का एक चांस था, वो भी मैंने खो दिया। अब मैं पैथरोस को क्या जवाब दूंगा। वो सोचने लगे कि वो झूठ बोल देंगे, उनकी शॉल चोरी हो गई या ऐसा कुछ। बट जब वो वापस पहुंचे तो पैथरोस बाहर ही खड़े आसमान में कुछ देख रहे थे। जिसके बाद फिर हफीद की झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने पैथरोस को सब कुछ सच सच बता दिया। इस पे पैथरोस ने उन्हें कहा, तुम वापस जानवर संभालने चले जाओ, मैं कुछ टाइम बाद तुमसे बात करता हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हफीद को यह पक्का लगने लगा कि अब उन्हें जिंदगी भर यही काम करना पड़ेगा। बट फिर एक दिन अचानक पैथरोस ने हफीद को बुलवाया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पैथरोस बेड पे पड़े हुए थे, एकदम बीमार, उनके मुंह से खून निकल रहा था। हफीद को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पैथरोस है जो 12 दिन पहले उन्हें मिले थे। फिर पैथरोस ने जब हफीद को देखा तो वो बेड से बड़ी मुश्किल से उठे और हल्की आवाज में उनसे पूछा, क्या तुम अभी भी एक ग्रेट सेल्समैन बनना चाहते हो? जी हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे बेड के नीचे एक डब्बा है, उसे निकालो। ये मुझे एक बहुत दूर ईस्ट के अमीर इंसान ने दिया था जब मैंने उनकी जान बचाई थी और जब मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा गरीब था। इस डब्बे में नंबर वाइज 10 स्क्रोल्स है जिनके अंदर ऐसी कीमती बातें लिखी गई है जो किसी भी इंसान को उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है। इसमें ही वो सारी बातें हैं जिसने मुझे खुद इतना ग्रेट सेल्समैन और अमीर इंसान बनाया और जो तुम्हें भी पक्का बनाएगी। बस तुम्हें मुझे पहले 3 वादे करने होंगे। पहला, तुम स्क्रोल नंबर 1 में दी हुई इंस्ट्रक्शन को हमेशा फॉलो करोगे ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, तुम इन बातों से सीख के जो भी पैसे कमाओगे उसका आधा गरीबों में दे दोगे। और तीसरा, तुम इस डब्बे को अपने पास रखोगे और इसकी बातों को शेयर नहीं करोगे जब तक मेरी तरह तुम्हें भी एक स्पेशल साइन ना मिल जाए जो तुम्हें बताए कि नेक्स्ट अब वो डब्बा तुम्हें किसे देना चाहिए। देखो, जब तुम बैथलेहम से वापस आ रहे थे तब मैंने आसमान में एक बहुत अलग सा तारा देखा जो बैथलेहम के ऊपर निकला था और वो मेरे नजदीक आते ही जा रहा था जब तक तुम मेरे पास आए। तभी मुझे समझ आ गया था
कि वो तुम ही हो, और फिर तुम्हारी कहानी ने मेरी सोच को पक्का कर दिया। अब मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकता हूँ, जैसे मेरी जिंदगी बस तुम्हारे ही मिलने का वेट कर रही थी। तुम अब डमास्कस नाम के शहर जाओ, वहाँ तुम्हें इन न्यू नॉलेज को अप्लाई करने के कई मौके मिलेंगे। मैं अब अपना वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। हफीद की आंखों से आंसू निकल रहे थे जब वो पेथरोस को अलविदा कह के वहाँ से निकल रहे थे, बट जाते जाते हफीद ने एक ऐसी बात बोली जिसने उन दोनों के चेहरे पे स्माइल ला दी। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ये था फर्स्ट पार्ट इस बुक का। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअल में उन 10 स्क्रोल्स में क्या बातें लिखी हुई है, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नेक्स्ट वीक ही बताना पड़ेगा, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो गया है। बट स्टिल फर्स्ट पार्ट के जो 2 सबसे बड़े लेसन आपको समझने चाहिए वो है, पहला, ये याद रखो कि हार आपको कभी नहीं हरा सकती जब तक आपके जीतने का जोश, डिटर्मिनेशन हार से ज्यादा स्ट्रांग होगा। और सेकंड, जब भी आपको क्विट करने का दिल करे या कोई काम करने दिल ना करे, तब आप हफीद की तरह याद करो वो रीजंस जिसकी वजह से आपने वो काम करने का सोचा, और जितना हो सके उन रीजंस को स्ट्रांग बनाओ सोचते हुए। ये आपको एक्शंस लेने में हेल्प करेंगे बुरे से बुरे वक्त में भी। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट संडे को अपलोड करूंगा, बट अगर आपको अभी ही वो बातें सीखनी है तो आप द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड इस बुक की फ्री ऑडियो बुक लेके वो सुन सकते हो seekn.org/audible से जाके लेके। ऑडिबल एक अमेज़न कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और 2 फ्री बुक्स देती है, जिसके बाद वो आपको चार्ज करती है। लाइक कर अगर आपको ये स्टोरी अभी तक अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं कि स्टोरी में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं मिस करना चाहते हो तो शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।